हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे और भौतिक भूगोल में मैं आपको पढ़ा रहा था ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, दो प्रकार की परिकल्पनाएँ बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था अद्वैतवादी और एक द्वैतवादी संकल्पना, यानी अद्वैतवादी परिकल्पना या संकल्पना और दूसरा द्वैतवादी। तो मैंने आपको बताया था अद्वैतवादी जो है, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये पहले मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिए। तो अद्वैतवादी मैंने आपको बताया था कि जो है कि अद्वैतवादी सिद्धांत को मानने वाले विद्वान मानते थे कि जो है कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही पिंड से हुई है, एक ही तारे से हुई है, इसलिए उनको अद्वैतवादी कहा गया। मतलब दो नहीं, अद्वैत मतलब एक। और कुछ विद्वान, कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे थे जो मानते थे कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, तो उनको द्वैतवादी विचारधारा वाले कहा गया, यानी वे द्वैतवादी विचारधारा वाले वैज्ञानिक कहलाए। तो हम लोगों ने जो है कि अद्वैतवादी सिद्धांत पढ़ लिया था। अद्वैतवादी सिद्धांत में हम लोगों ने दो सिद्धांत पढ़े। एक तो इमैनुअल कांट थे, जिन्होंने वायब राशि परिकल्पना दी थी, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर जो दूसरे विद्वान थे वो थे लाप्लास, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी थी, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। यानी इमैनुअल कांट की वायब राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये दोनों अद्वैतवादी सिद्धांत थे, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं द्वैतवादी संकल्पना के बारे में, जिसको आप डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हैं डुअलिस्टिक। मतलब ये सारे विद्वान आएंगे जो अभी मैं पढ़ाऊँगा, ये सब कहेंगे कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि दो तारों से हुई है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। द्वैतवादी संकल्पना, या इसको आप इंग्लिश में कहते हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, और अद्वैतवादी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोनिस्टिक। ओके, तो फिलहाल हम लोग को पढ़ना है द्वैतवादी संकल्पना। ये देखिए, एक तारक परिकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक, खासकर दो ग्रहों के या दो तारों के संयोग से मानी जाती है। यानी ये जो विचारधारा है द्वैतवादी, इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो सौरमंडल है या जो हमारा ग्रह है, इसकी उत्पत्ति दो तारों से हुई है या दो से अधिक तारों से। इसी कारण इस संकल्पना को बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट या डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी कहें। इस संकल्पना के अंतर्गत हम लोग को कौन कौन सी विचारधाराएं पढ़नी है? एक तो पढ़ना है चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, फिर पढ़ना है जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना, फिर पढ़ना है एच.एन. रसेल का द्वैतारिक परिकल्पना। ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए अगर आप शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने आपको अद्वैतवादी संकल्पना जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें दो ही सिद्धांत बेसिकली आते हैं। एक जो है वायब राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट की, दूसरी जो है लाप्लास की वायब राशि निहारिका परिकल्पना। तो आप देख लीजिए। और आज हम लोग को पढ़ना है चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम लोग देखेंगे। ये द्वैतवादी विचारधारा है, ध्यान में रखिएगा। ये जितने भी विद्वान हैं, चाहे चैम्बरलिन हो, जेम्स जीन्स हो या एच.एन. रसेल, ये सभी यही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, इसको बोलते हैं प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। इसी को प्लैनेटिसिमल को हम लोग कहते हैं ग्रहाणु। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि ग्रहाणु है क्या। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, चैम्बरलिन एक विद्वान थे। इन्होंने 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, और इन्हीं के सहयोगी थे मोल्टन, इन्हीं के साथ में थे। तो चैम्बरलिन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो तारे थे, एक सूर्य था तथा दूसरा उसका साथी तारा था। एक सूर्य था और एक उसका साथी था, विशाल तारा था। दो तारे थे। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैसपूर्ण नहीं था। अब ये क्या कहते हैं कि जब ग्रह बना नहीं था उसके पहले जो है कि
जो सूर्य था वो तप्त नहीं था और ना तो गैसपूर्ण था, बल्कि ठोस कणों से युक्त निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। ये कहते हैं कि जो पहले सूर्य था वो शीतल था, ठोस कणों से युक्त था, यानी ठोस था। ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंच गया। इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर अलग हो गए। अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। पहले आप ये समझिए यहाँ थोड़ा सा। ये कहते हैं कि प्रारंभ में दो तारे थे, एक सूर्य था और एक उसका साथी तारा था। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बना के समझाता हूँ, फिर अभी मैं आपको आगे चित्र के माध्यम से भी समझाता हूँ। बहुत अच्छा चित्र भी मैंने आपके लिए बनाया है। ये कहते हैं दो तारे थे, ये मान लीजिए सूर्य था और ये उसका साथी तारा। तो ये जो सूर्य था ये ठोस था और शीतल था। फिर क्या हुआ, एक साथी तारा कहीं घूमते हुए आया और इस साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ निकलने लगे। तो ये पदार्थ जो है बाद में ग्रह बन गए, क्योंकि ये साथी तारा तो चला गया और ये जो सूर्य से पदार्थ निकले थे छोटे छोटे कण, ये जो है ग्रह बन गए और सूर्य का जो बचा हुआ भाग था वो आज सूर्य के रूप में विद्यमान है। ये इनका कहना था। अब इन्होंने कहा प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये धूल कण के रूप में थे, यानी कि जो सूर्य से जो कण निकले गुरुत्वाकर्षण के कारण, आकर्षण बल के कारण, वो धूल के कण के रूप में थे। इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु कहा गया। ग्रह के अणु, सोचिए ग्रह अणु, या इंग्लिश में प्लेनेटिस्मल कहा गया। ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। इस प्रकार बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर बृहद रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने मिलकर कुछ बृहद आकार में परिवर्तित होकर ग्रहों का रूप धारण कर लिया। ओके, तो मतलब जब सूर्य से उसके कण अलग हुए, मान लीजिए ये एक सूर्य है और ये उसका साथी तारा है। तो जब ये इसके पास आया ऐसे, तो इस सूर्य से छोटे छोटे ऐसे कण जो है कि अलग होने लगे आकर्षण के कारण। अब बाद में ये जो है कि ये जो बड़ा वाला तारा है ये चला गया, मान लेते हैं बड़ा वाला तारा चला गया, दूर निकल गया। तो जो सूर्य के छोटे छोटे कण बिखरे थे, इनमें कुछ कण बड़े थे, तो उन बड़े कणों के आसपास छोटे कण चिपक गए आकर्षण बल के कारण और ग्रह का निर्माण कर लिए और सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। अब हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। अब यहाँ देखिए, तीन स्थिति मैंने दिखाया है, तीन स्थिति के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये सूर्य है हमारा और ये उसका साथी तारा यानी विशालकाय तारा है, और ये देखिए तीर बनी हुई है, यानी कि इस दिशा में ये विशालकाय तारा बढ़ रहा है, यानी सूर्य के नज़दीक आ रहा है। ये देखिए सूर्य के नज़दीक आ रहा है विशालकाय तारा। अब जैसे नज़दीक आया तो दोनों में गुरुत्वाकर्षण काम किया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण काम किया तो सूर्य से पदार्थ अलग होने लगे, कुछ ऐसे ऐसे। देखिए छोटे छोटे कण हैं इधर पीले पीले, ये सब सूर्य से अलग होने लगे। अब आप कहेंगे कि सूर्य से ही क्यों अलग होने लगे, विशालकाय तारे से क्यों नहीं अलग हुए? भाई सूर्य भी तो इस पर आकर्षण बल लगाता है, यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा, ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो सूर्य से ही क्यों अलग हुए? विशालकाय तारे से भी अलग हो सकते थे। सूर्य से इसलिए अलग हुए क्योंकि सूर्य छोटा है, सूर्य छोटा है, ये बड़ा है, तो इसकी गुरुत्वाकर्षण यानी खींचने की शक्ति ज़्यादा है। तो ये जो है इसको, ये देखिए कुछ पदार्थों को खींच लिया। बाद में ये तारा जहाँ जा रहा था वैसे दूर निकल गया, बहुत गतिमान था, तो ये ऐसे सीधे चला गया। तो तीसरी स्थिति में देखिए ये तारा, ये देखिए विशालकाय तारा, ये बड़ा वाला तारा ही था, यहाँ यानी दूर चला गया। तो दूर चला गया तो छोटा दिखेगा, इसलिए हमने छोटा बनाया है। ये विशालकाय तारा चला गया। अब यहाँ सूर्य बचा, अपना सूर्य बचा, और ये जो छोटे छोटे पदार्थ है ये देखिए सेकंड स्थिति में देखिए पीले पीले, ये यहाँ पे काले हो गए। कहने का मतलब पहले गर्म थे एक प्रकार से, अब धीरे धीरे वे ठोस हो गए। तो यही बाद में ग्रह बन गए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो ये चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना थी। ये तीन स्थिति के बारे में मैंने आपको समझाया। अब इनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। परिकल्पना इनकी भी सही नहीं थी तो मूल्यांकन इनकी भी परिकल्पना का हुआ।
इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वतंत्र रूप से हुआ। अब देखिए ये कहते हैं कि भाई जैसे अभी तक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो लोग बता रहे थे कि छल्लों से ग्रहों का निर्माण हुआ है, यानी एक छल्ला निकला उससे ग्रह बने। लेकिन ये क्या कहते हैं कि अलग अलग कण निकले और अलग अलग ग्रह बने, यानी स्वतंत्र रूप से ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार ग्रहों का एक नियमानुसार भ्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है, इनसे पूछा गया कि भाई आप कहते हैं कि ग्रहों का निर्माण अलग अलग कणों से हुआ, तो सभी ग्रह एक ही दिशा में क्यों घूमते हैं? अलग अलग हुआ तो अलग अलग दिशा में घूमना चाहिए। तो इसका भी जवाब ये नहीं दे पाए। फिर इनसे पूछा गया समूहन द्वारा नवग्राही क्यों बने। ये तो सवाल सभी से पूछा गया कि भाई नवग्राही क्यों बनते हैं। जितने भी वैज्ञानिक आते हैं, जितने भी विद्वान आते हैं, चाहे चैम्बरलिन हो, चाहे लाप्लास हो, चाहे इमानुएल कांट हो, सभी लोग कहते हैं नौ ग्रह बने। तो नौ क्यों बने, कम या ज़्यादा क्यों नहीं, ये भी ये नहीं बता पाए। फिर इनसे पूछा गया कि ग्रह सदैव ठोस थे परंतु पृथ्वी प्रारंभ काल में तरल अवस्था में थी। भाई पृथ्वी हमारी जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी थी ये प्रारंभिक अवस्था में तरल अवस्था में थी हमारी, और आज भी पृथ्वी का केंद्र कहीं ना कहीं बहुत गर्म लावा से युक्त है। तो आपके अनुसार, इनके अनुसार देखो तो भाई ये सारे ग्रह कैसे हैं, ठंडे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इनसे पूछा गया कि आप तो कह रहे हैं कि सूर्य जो है प्रारंभ में ठोस था, ठंडा था, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सूर्य तो आज एकदम गर्म है, ये गर्म कैसे हो गया? और पृथ्वी भी, हमारे पृथ्वी का केंद्र भी आज गर्म है, वो गर्माहट कैसे आ गई, उसमें आग कैसे आ गया, ज्वाला कैसे आ गया? तो ये इसका भी जवाब नहीं दे पाए। फिर पूछा गया यदि ग्रहों की रचना ग्रहाणुओं के संवर्धन से मान ली जाए तो भी ग्रह में उतना कोणीय आवेग नहीं होगा जितना कि इस समय है। यानी भाई अगर मान लें कि कणों के संवर्धन से, यानी कणों के इकट्ठा होने से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो इतनी गति कैसे आ गई कि वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे? तो ये भी ये जवाब नहीं दे पाया। तो कुल मिलाकर ये जवाब नहीं दे पाते हैं। अब ये देखिए, ये जो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, ये भी बहुत खूबसूरत है और मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से इनसे प्रश्न पूछे गए, यानी इनकी परिकल्पना से प्रश्न पूछे गए। इनकी परिकल्पना उन सारे प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम नहीं थी। बाद में जब नई नई परिकल्पनाएँ आती हैं तो पुरानी परिकल्पनाएँ फेल होती चली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अभी तक जितनी परिकल्पनाएं मैंने पढ़ाई, और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।